Hi everyone, welcome back to Etakshila classes. This is Vishal Tanva and today we are going to cover the international relations and affairs in the second series. So we'll thoroughly look through the international affairs in which India is involved. So do subscribe to our channel, like it and press the bell icon for regular updates. So let's continue. Now first is India launches first cargo ferry service to Maldives. Under the Neighborhood First policy, India has launched this initiative. In this, there is a cargo service connecting the major ports of India, that is Tuticorin and Cochin port of Tamil Nadu and Kerala, to Male and Kulhudushu Fushi port of Maldives. तो मेल जो आपकी कैपिटल है मालदीव्स की, ठीक है. तो इसके अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फॉर शिपिंग ने इनका इनिशिएटिव है, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है. कार्गो फेरी सर्वे. और कहाँ किसकी दूसरी कंट्री कौन सी इन्वॉल्व है अपनी, मालदीव्स. ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है. पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसके तहत ये हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. इसमें इतना ही याद रखने वाला, ठीक है ना. बस आपको याद रखना है इंडिया ने भी कार्गो फेरी सर्विस स्टार्ट की है मालदीव्स के साथ. पोर्ट कौन से कनेक्टेड है, इंडिया के टूटिकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है. सदर्न मोस्ट पोर्ट है अपना आर्टिफिशियल पोर्ट, और दूसरा कोचिन पोर्ट जो कि नेचुरल हार्बर है केरला में. तो ये वाले पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं मालदीव्स के मेल और कुल्हुदुशी पोर्ट के साथ. आगे चलते हैं. लिबियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, ठीक है. लिबियन क्राइसिस और सिविल वॉर. अब लिबियन प्राइम मिनिस्टर जो थे फेज सिराज, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है. वो अक्टूबर तक हट जाएंगे उस पर से अपने. और जो यूनाइटेड नेशन था उन्होंने ये रेजिग्नेशन वेलकम किया है. नाउ प्रॉब्लम क्या है वहाँ लिबिया में. द करंट लिबियन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ PM फैज सिराज इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, ठीक है. तो अभी तो जो गवर्नमेंट चल रही थी उसे नेशनल अकॉर्ड की गवर्नमेंट कहा जाता था. द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म अंडर द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो UN ने एक बार वहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया था और इसके तहत गवर्नमेंट बनी थी. 2011 में क्या था, नाटो फोर्सेस टॉपल्ड द लिबियन लीडर मोहम्मर गद्दाफी ड्यूरिंग द लिबियन सिविल वॉर. सिंस देन लिबिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग इंटेंस टर्मोइल. तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही है बहुत ज़्यादा मिलिटेंट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स के करके. करंटली लिबिया हैज़ नो सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड कंट्रोल्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ लिबिया फ्रॉम त्रिपोली. द लिबियन नेशनल आर्मी बैक्ड लेब्रूक बेस्ड पार्लियामेंट गवर्न्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लिबिया. वैसे क्या है, जो लिबिया है ना वहाँ पे उधर दो पार्ट्स में रूल चल रहा है. जो वेस्टर्न है वो तो ये नेशनल अकॉर्ड वाली गवर्नमेंट कर रही है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ बना के फॉर्म किया. और जो ये वाला है ये सारा आर्मी रिजीम के अंदर है, ठीक है. मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है जो पार्लियामेंट गवर्न करती है ईस्टर्न लिबिया को. अब लिबिया की क्राइसिस है क्या बेसिकली. जो लिबिया है यहाँ पे मेडिटेरेनियन के पास पड़ता है एकदम, ठीक है. ऊपर इसके मेडिटेरेनियन सी है. अब जैसे ये पार्ट है तो ये वाला पार्ट तो कंट्रोल हो रहा है गवर्नमेंट नेशनल अकॉर्ड गवर्नमेंट से, और ये वाला सारा मिलिटेंट्स का है. अब जो लिबिया है उधर है ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, बहुत बड़े. तो वहाँ की बेसिक इकॉनमी भी उसी के ऊपर चल रही है. तो ये वाला सारा पोर्शन वो उसको कवर करना चाह रहा है. और जो लिबियन यहाँ पे है इधर काफ़ी कम है, ठीक है. इधर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज भी नहीं है, कोई मतलब बैंकिंग सिस्टम भी नहीं है. बहुत फ्यू बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं लिबिया में, ठीक है. तो बेसिकली एक तरह से सारा स्ट्रक्चर ही डिट्रॉयटेड है. तो इसलिए अब ये वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन चलेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो बेसिक बात इसमें याद रखने वाली क्या है, लिबिया के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है. नाम उनका फैज सिराज, याद रखना है. इन्होंने रिज़ाइन कर दिया बस. 10th वर्चुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स NSAs. तो ब्रिक्स की हाई रिप्रेजेंटेटिव नेशनल सिक्योरिटी अलायंस की जो मीटिंग हुई थी अभी सितंबर 2020 में, ठीक है. वर्चुअल मीटिंग थी एंड इट वाज चेयर्ड बाय रशिया. तो ये आपको याद रखना है, इस बार रशिया ने चेयर किया है ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग. वर्चुअल हुई थी तो कहीं पे हेल्ड नहीं हुई, ठीक है ना. मतलब इस बार कोई वो नहीं था इनका वेन्यू. द नेशनल हाई सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ ब्रिक्स नेशन विल डिस्कस द इशू रिलेटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी. इस बार इनका मेजर वो क्या था एजेंडा, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना. और कॉपरेशन तो हमेशा रहता ही है. ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ 5 नेशंस. आपको पता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. कब हुआ था, 2009 में फॉर्म किया था. सिंस 2012 द ब्रिक्स कंट्रीज आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन केबल सिस्टम. This system will be used to carry telecommunication between the BRICS countries. The cable to be known as BRICS cable. तो याद रखना ब्रिक्स केबल आपके ऐसे वगैरह के पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऊपर आ जाता है तो ये आप लिख सकते हैं कि ब्रिक्स केबल के बारे में, ठीक है. ये सबमरीन फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी. तो इसमें इतना ही. अभी 10th वर्चुअल ब्रिक्स मीटिंग हुई है. चेयर किसने की थी, रशिया, चेयर्ड बाय रशिया. बस ये आपको मेन याद रखना है इसमें. आगे चलते हैं. अब्राहम अकॉर्ड. तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है. इजरायली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बहरान एंड UAE
साइन द फर्स्ट एवर पीस एग्रीमेंट इन 26 ईयर्स। तो बेसिकली जो 3 कंट्रीज़ है, इसराइल, ठीक है, यूएई और जो आपका यूएस है, इन्होंने एक पीस एग्रीमेंट फॉर्म किया है, ठीक है, और उसको एक्चुअली इम्प्लेंट किया और इसका नाम क्या रखा है, अब्राहम अकॉर्ड। तो इसमें ये पूछ सकता है कि आपकी कंट्रीज़ कौन सी इन्वॉल्व है, तो आपको पता होना चाहिए यूएस है, ठीक है, वेस्ट से, यहाँ पे इसराइल है मिडिल ईस्ट में, और यूएई है। तो बस ये याद रखना है, अब्राहम अकॉर्ड इज पीस एग्रीमेंट ऑफ 3 कंट्रीज़। आगे चलते हैं, डिजिबोती कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द डिजिबोटी कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। अब ये है क्या, डिजिबोटी कोड है, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ये एक्चुअली, और एक इस्टेब्लिश किसने किया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, आईएमओ ने। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, लंदन में, ठीक है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 19 मेंबर स्टेट्स सराउंडिंग द गल्फ ऑफ एदेन, रेड सी, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंडियन ओशियन रीजन। सो बेसिकली मेंबर कंट्रीज़ हैं इरेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, ओमान, जॉर्डन, डिजिबोती, मालदीव्स, केन्या, सोमालिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका एंड सो ऑन। एंड इंडिया भी इसका ऑब्जर्वर स्टेट बना है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। बस इसमें मेन बात यह है डिजिबोटी कोड में कि इंडिया भी ऑब्जर्वर स्टेट बना है इसका, बस। तो ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है सारी। ये आपकी आ जाएगी, यहाँ पे लिबिया आ गई, इजिप्ट आ गई, ठीक है, जॉर्डन आ गई, कुवैत आ गई, इतरनिया आ गई, सोमालिया, जितनी इंडियन ओशन रीजन, ये वाली सी अपनी मेडिटेरियन के इस साइड वाली, ये सारी इसमें आती हैं। आगे चलते हैं फिर अब। ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम लॉन्च्ड। नाउ अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हैज़ लॉन्च शेरपा ट्रैक फॉर G20, ठीक है। मतलब बेसिक बात यह है कि G20 मिनिस्टर्स ने इस बार ये इनिशिएटिव लिया है टू इनिशिएट रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और ये किसके तहत लिया गया, शेरपा ट्रैक के अंदर, ठीक है, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेरपा ट्रैक। नाउ द समिट वॉज होस्टेड बाय साउथ अरेबिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना किसने होस्ट की थी, सऊदी अरेबिया ने। द थीम ऑफ द मीटिंग वॉज रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो ये एक तो थीम आपको याद रखनी है, ठीक है, और याद रखना है किसका जो टॉपिक है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। इसके आपका बस याद रखना, और ये होस्ट किसने किया, सऊदी अरेबिया। ये 3 चीज़ें इसमें याद रखने वाली है, बस। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑन 12 सितंबर। तो अब यूएन का डे है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब होता है, 12 सितंबर। द डे इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट हैव बीन इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ रीजन एंड कंट्रीज। अभी साउथ साउथ कोऑपरेशन है क्या, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, कोलैबोरेट, मतलब सभी जो साउदर्न कंट्रीज़ है ना, उनके बीच में डोमेन एक तरह से इस्टेब्लिश करने का ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्या है, 12 सितंबर को होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, योशिहिडे सुगा टू बिकम जापान्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जो पहले आपके थे शिंजो आबे, आपने काफ़ी नाम सुने होगा, ही वॉज वेरी पॉपुलर। तो अब वो रिज़ाइन करा है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज़। नाउ द पर्सन टू सक्सीड हिम इज़ योशिहिडे सुगा। तो आपको याद रखना है, जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिडे सुगा। आगे चलते हैं, इंडिया अंगोला जॉइंट कमीशन मीट। नाउ इंडिया एंड अंगोला हेल्ड देयर फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीट ऑन 8 सितंबर। इन द मीटिंग द कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू एक्सपैंड देयर ट्रेड रिलेशंस। अब इसमें इसके अंडर आएगा क्या क्या, देखो, फूड सिक्योरिटी आ जाएगा, फूड प्रोसेसिंग आएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ वगैरह आ जाएगा। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको अंगोला की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए इंडिया के लिए क्या है। एक्चुअली अंगोला हैज़ ह्यूज ऑयल रिसोर्सेज एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इन द सब सहारन डेजर्ट आफ्टर नाइजीरिया, ठीक है। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसमें सहारा रीजन में जितनी कंट्रीज पड़ती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कौन है, अंगोला, ठीक है। तो करंटली जो गेल है अपना इंडिया का, वो लिक्विड नेचुरल गैस अंगोला से ही इंपोर्ट करता है। तो अंगोला की इसलिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका तुम्हें पता होना चाहिए क्यों ज़रूरी है इंडिया के रिलेशंस। आगे चलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट।
ऑफ ISA। तो ये आपने काफ़ी बार सुन भी रखा होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज़ की है, ठीक है। कब होती है? 8 सितंबर को की थी, बस ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। फिर आता है UNEP लॉन्चेस ग्रीन नजेस प्रोग्राम्स ऑफ फॉर यूनिवर्सिटीज़। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च की है बुक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। अब इसका एम क्या है? टू इंस्पायर मतलब स्टूडेंट्स अराउंड द ग्लोब टू अडॉप्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। तो बस ये बुक का नाम याद रखना आपने, ठीक है। क्या है? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की है, और किसको टारगेट किया है? स्टूडेंट्स को, टू अडॉप्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स एंड ग्रीनर लाइफस्टाइल। तो यही याद करना है इसमें मेन। आगे चलते हैं अब MOU बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल्स रिसोर्सेज बिटवीन जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या अपना जियोस्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ये करता क्या है? क्रिएट एंड अपडेटिंग नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्सेज असेसमेंट करता है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे का आपको टास्क पता होना चाहिए है क्या। एक दूसरा आर्कोलॉजिकल सर्वे भी है, तो इनके बीच में कंफ्यूज मत हो जाना है। CDS में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब उसमें एक बता दिया जाता है कि जैसे एक्सकेवेशन साइट्स को मॉनिटर करना, ये करना, तो किसके अंडर आता है? आर्कोलॉजिकल आता है या जियोलॉजिकल सर्वे आता है? तो ऐसे आपको पता रहना चाहिए, उसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बस ये था। आगे चलते हैं अब। थर्ड US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो PM नरेंद्र मोदी विल डिलीवर अ स्पेशल की नोट एड्रेस एट द थर्ड US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एनुअल लीडरशिप समिट। It is a 5-day summit that began on 31st August with the theme US India Navigating New Challenges। तो बस इसकी थीम याद रखनी है आपने, क्या है? US India Navigating New Challenges। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फॉरम, ठीक है। बस इसका आपको ये पता होना चाहिए थीम क्या है। आगे चलते हैं। जापान एक्सटेंड्स 3500 करोड़ क्रेडिट टू इंडिया फॉर कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट। तो इसमें है क्या? एक तो जापान ने इंडिया को लोन दिया है, ठीक है, कोविड-19 के एमरजेंसी क्राइसिस के लिए। और इससे इंडिया को क्या सीन है? अब इसमें इंडिया जो लोन था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसबर्स किया है, और इंडिया को डिसबर्स हुआ है फॉर सपोर्टिंग एंटिसिपेटेड फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो जो ये आपको एक स्कीम याद रखनी है, आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, ये PM की ये योजना है। इसके ऊपर इन्होंने ये वाले फंड्स में से पैसा लगाया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे चलते हैं। ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव SCRI। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैड बिगन डिस्कशन ऑन लॉन्चिंग अ ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। अब आपको पता है चाइना बहुत ज़्यादा सप्लाई, एक तरह से बहुत बड़ा सप्लायर है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो देर इज़ अ लॉट मच ऑफ डिपेंडेंसी फॉर रॉ मटेरियल एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोसेस्ड मटेरियल ऑन चाइना फॉर देयर नीड्स। तो बेसिकली अब जो चाइना का इतना एग्रेसिव एटीट्यूड हो रहा है वर्ल्ड की तरफ, तो उसको लेके अब सारे नेशंस थोड़ा अलर्ट हो रहे हैं। तो इंडिया, जापान और चाइना ने क्या किया? इन्होंने एक सप्लाई चेन स्टार्ट किया ट्राइलेटरल अपने तीनों के बीच में, ठीक है। उसके अंडर क्या आएगा? जो भी FDI है, ठीक है, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा टू बूस्ट ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स, ठीक है, टू बिल्ड अ म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप अमंग पार्टनर कंट्रीज। तो एक बेटर सप्लाई चेन हो जाएगी इन तीनों के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज़ अ गुड प्रोवाइडर फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जो बाकी टेक्नोलॉजिकल वाइज ये तीनों कंट्रीज शेयर करेंगी, तो एक तरह से ये तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगी एंड नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो एक तरह से चाइना को टैकल करने के लिए स्क्री बनाया है इन्होंने। वैसे आपको याद रखना है स्क्री में कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। US हेडक्वार्टर लॉस एलमस नेशनल लेबॉर्ट्री, ठीक है, हैज़ डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम टू डिटेक्ट malicious code used by illicit cryptocurrency miners who use research computers for mining of cryptocurrency। तो बस याद रखना है कि US हेडक्वार्टर है, ठीक है, एक लैब है LANL ला एल्मोस नेशनल लेबॉर्ट्री। तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जो अंदर इलीगलिटी होती थी उसको ख़त्म किया है। तो बस इतना ही याद हो, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है एस्ट्रोस्टैट।
डिटेक्टेड यूवी लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी। तो एस्ट्रोसैट, अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो एस्ट्रोसैट है, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड बाय इसरो। तो ये एक फर्स्ट सैटेलाइट है जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मतलब वेरियस वेवलेंथ्स की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेता है। लॉन्च कहाँ से हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2015 में। इट हैज़ अ सेट ऑफ 5 यूनिक एक्सरे एंड अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप्स। तो अब मेन बात करते हैं IUCAA पे, ठीक है। ये क्या है, इट इज़, अब ये एक ग्लोबल टीम थी, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी की यूवी लाइट्स की फ्रॉम अ फार अवे गैलेक्सी। नाउ द डिस्कवरी ऑफ यूवी लाइट वॉज कंडक्टेड बाय टीम दैट कंसिस्ट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, USA, जापान एंड नेदरलैंड। तो ये कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये वाली। तो इनकी प्रॉपर टीम थी, और ये हेड किसने की थी, कनक साहा ने, इंडिया के। द न्यूज़ ऑफ द डिस्कवरी वॉज पब्लिश्ड इन एन ऑनलाइन पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल कॉल नेचर एस्ट्रोनॉमी। तो एक तो ये आपको जर्नल याद रखनी है, ठीक है, इसमें इस्टेब्लिश हुई है ये वाली न्यू डिस्कवरी जो है इनकी। बस इसमें याद रखना है आपको कि एस्ट्रोसैट है जो इंडिया का सैटेलाइट है, उसने डिटेक्ट किया है अपना यूवी रेज फ्रॉम अनदर गैलेक्सी। आगे चलते हैं, कालिश, स्थालेकर एंड अब्बास इंडक्टेड इनटू ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की लिस्ट। ना आपको पता है देयर इज ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम लिस्ट, ठीक है। तो उसमें अब 3 क्रिकेटर्स के नाम ऐड हुए हैं, वो देखना हमने कौन कौन से हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर एंड फॉर्मर कोच ऑफ IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जैकिस कालिस, ठीक है, कालिस है नाम है, जैकिस कालिस। फिर है दूसरा वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर लीजा स्थलेकर, एंड थर्ड इज जाहिर अब्बास ऑफ पाकिस्तान। तो 3 बंदे हैं, इनके नाम याद रखना बस आपने, जैकिस कालिस, ठीक है, लीजा स्थलेकर और जहीर अब्बास, पाकिस्तान से, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक साउथ अफ्रीका। ये हुए ऐड आपके ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे। नाउ द अर्थ ओवरशूट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अगस्त, ठीक है। द इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, विच इज ऑल्सो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, ऑब्जर्व द डे एवरी ईयर। तो बस याद रखना कब होता है, 22 अगस्त को होता है, ठीक है, अर्थ ओवरशूट डे। वीपो इंडिया, मतलब वीपो है इंडिया फाइल लेस देन 1% ऑफ पेटेंट्स। अब वीपो क्या है, ये इट इज़ अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये रिकॉर्ड करती है कि कितने पेटेंट्स किस कंट्री ने बनाए हैं, ठीक है, पेटेंट्स भी और आपके रिसर्च से जितनी न्यू रिसर्च हुई है वो सब, और ट्रेडमार्क्स जिसे कहते हैं, जो अब ट्रेडमार्क्स भी किसने कितने रजिस्टर किए हैं। तो इस बार इसकी रिपोर्ट आई है वीपो की। तो इसके अकॉर्डिंग इस बार इंडिया ने 1% से भी कम पेटेंट्स फाइल किए हैं ग्लोबली। तो उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट अ डिक्लाइन हैज़ बीन नोटिस्ड इन अप्लाइंग फॉर ट्रेडमार्क्स एंड ओनली 3 इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैव बीन फाइल्ड इन 2019। तो ट्रेडमार्क्स भी इस बार सिर्फ 3 हुए थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस में, बहुत काफ़ी लो परफॉर्मिंग चल रही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजेंसी ऑफ द UN विच वॉज फॉर्म्ड इन 67 टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने कोई आइडिया बनाया, ठीक है, अब आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, कि बेसिकली पेटेंट यही होता है ना कि आपका आइडिया पेटेंट हो जाए कि आपके परमिशन के बिना उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर यूज़ करना चाहता है तो ही हैव टू पे यू सम अमाउंट, तो होता है पेटेंट। तो इसके लिए वीपो बनी थी, ये जिनेवा में बेस्ड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो इसकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया इस बार काफ़ी कम परफॉर्म कर रहा है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड एबॉलिशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 23 अगस्त बाय यूनेस्को। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है स्लेव ट्रेड एबॉलिशन कब होता है, 23 अगस्त। फिर है 21 अगस्त, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, UN का डे, ठीक है। इट वॉज द 3rd कमेमोरेशन ऑफ द डे, एन ऑनलाइन हाई लेवल इवेंट विद द टाइटल नॉट फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म वॉज हेल्ड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। द शॉर्ट फिल्म वॉज लॉन्च इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स। तो ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आगे चलते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड सेटअप बाय NPCI फॉर इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेशंस। तो NPCI है क्या, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, NPCI ने
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है सेटअप NPCI इंटरनेशनल, ठीक है, ये याद रखनी है चीज़, NPCI इंटरनेशनल लॉन्च किया इन्होंने टू ऑपरेट इन इंटरनेशनल मार्केट्स ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी UPI जो है वो आपका इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करेगा। जो NPI है, इट इज़ अ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट ऑपरेशंस रिलेटेड टू रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो UPI है जो आपका आया था अभी, जो UPI पेमेंट इंटरफेस जो चलता है वो NPCI ने पुटअप किया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अब जो इस वाले में जो UPI NPCI इंटरनेशनल है, इसके तहत इन्होंने क्या किया, UPI को इंटरनेशनली यूजेबल बना दिया है, ठीक है, तो यही था इसमें। आगे चलते हैं अब। 11th वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड बाय द UN ऑन 19 अगस्त विद हैशटैग रियल लाइफ हीरोज़। तो इस बार 11th ईयर है, ठीक है, इसका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का कब 19 अगस्त को होता है। As stated by the UN, this day is a global campaign that celebrates humanitarian, a thank you to the people who have committed their lives to help others। तो वही ऑल्ट्रिज्म के ऊपर है, ठीक है ये। तो इस बार इन्होंने हैशटैग यूज़ किया रियल लाइफ हीरोज़ का इसके साथ। तो आपको बस यही पता होना चाहिए 19 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं कौन सा, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, अ थैंक यू टू द पीपल। और इस बार इसका हैशटैग लगा था रियल लाइफ हीरोज़। तो ये चीज़ क्वेश्चन बन सकती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार काफ़ी कोविड वर्कर्स के साथ भी ये जुड़ रहा है, सबके साथ जुड़ रहा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये रियल लाइफ हीरोज़ का हैशटैग जो है वो UN ने यूज़ किया है, किसके साथ, आपके वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के साथ। तो बस ये थोड़ा याद करके चलना। नाउ इजराइल रिजाइंड एंड साइंड एन एग्रीमेंट विद UP, basically India, considering three key components, that is water conservation, transportation efficiency and advanced agriculture water practices to cooperate in the field of water utility to sort out water crisis problem in बुंदेलखंड एरिया। तो बेसिकली आपको पता ही होगा इसराइल का टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, ठीक है ना। तो इसके तहत इंडिया ने, मतलब बेसिकली UP ने साइन किया इसके साथ एग्रीमेंट, मतलब वाटर कंजर्वेशन और ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर वाटर प्रैक्टिसेस में। तो वाटर क्राइसिस आ रहे हैं बुंदेलखंड एरिया में, उसको रिजॉल्व करने के लिए। जो ड्रिप इरिगेशन है वो इसराइल का ही था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात। और इसराइली है जो एक्चुअली सी वाटर को प्योरीफाई करके अपने डोमेस्टिक यूज़ में ला रहा है। दैट्स वाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ ख़त्म करते हैं हमारे ये वाले करंट अफेयर्स आज के लिए। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इसको, ठीक है, शेयर कीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक लास्ट सीरीज़ और लेके आएंगे हम करंट अफेयर्स की, इसके ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। तो वेट टिल देन, ठीक है, तब तक पढ़िए अपना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।